अच्छा जनाब, अगला सवाल करते हैं। और इसमें लिखा हुआ है फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड, टू कार्ड्स आर ड्रॉन इन सक्सेशन, ऑल द आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स आर। जितने भी आउटकम्स होंगे एक्सपेरिमेंट के वो क्या होंगे? वो इंडिपेंडेंट होंगे या डिपेंडेंट? डिपेंडेंट होंगे। क्यों? देखो, पहली बार आपने कौन सा कार्ड निकाला है, इसकी वजह से दूसरी बार की प्रोबेबिलिटी जो है वो चेंज हो रही होगी। मिसाल के तौर पे पहली बार आपने स्पेड्स निकाला, उसकी प्रोबेबिलिटी 13/52 है, तो अगली बार स्पेड्स आने की प्रोबेबिलिटी 12/51 होगी। और अगर पहली बार स्पेड्स नहीं निकाला था, मिसाल के तौर पे जो है वो आपने पहली बार जो कार्ड निकाला था वो स्पेड्स के अलावा किसी शेप का था, विच मीन्स के 39/52। तो अगली बार जब आप स्पेड्स निकालोगे उसकी प्रोबेबिलिटी 13/51 होगी, यानी कि सेकेंड टाइम की प्रोबेबिलिटी पहली बार क्या हुआ था इस पर डिपेंड करती है। 11.42, if one coin is tossed 7 times, the number of possible outcomes will be। अब मैं जल्दी जल्दी से सवाल करूंगा क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट हम देख चुके हैं। वो होगा 2 × 2 × 2 × 2, यानी कि 2 की पावर आप कह लो कि 7 होगा। 2 की पावर 7 जो है उससे इसका आंसर आ जाएगा। बिकॉज आपने परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में ये रूल पढ़ा होगा, तो 128 आंसर होगा 11.42 का ए। If 7 coins are tossed simultaneously, all possible outcomes of the experiment are। अगर 7 कॉइन्स साइमल्टेनियसली टॉस करे जाएं तो इनके जितने भी आउटकम्स होंगे वो क्या होंगे? इंडिपेंडेंट होंगे। इसलिए क्योंकि देखो, कॉइन पर क्या होता है, कॉइन पर हेड या टेल लिखा हुआ है। अब पहली बार हेड आया होगा तो दूसरी बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी, या पहली बार टेल आया हो तो दूसरी बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी, उस पर कोई चेंज नहीं होगा, है ना? कोई चेंज नहीं होगा, यानी कि इवेंट जो है वो इंडिपेंडेंट है। 11.44, in the game of craps, two dice are rolled. If the sum on the dice is a 7 or 11, he wins, and if the sum is 2, 3 or 12, he loses. The probability of his winning is। अच्छा, अब इसके लिए हमें जो है वो डाइस वाला जो डायग्राम हमने ऊपर बनाया था उसी की ज़रूरत होगी। और वो डाइस वाला डायग्राम ये रहा। हमने यहाँ पर सम का एक डायग्राम बनाया था, ठीक है ना? ये सम का डायग्राम जो है इसमें हमें पता चल जाएगा कि भाई क्या क्या सम्स आ सकते हैं। तो मैं ज़रा इसको यहाँ से लेज़र सेलेक्ट कर कर और करता हूँ कॉपी। और फिर नीचे हम जो ये वाला सवाल करने जा रहे हैं, इधर कर देता हूँ इसको, इधर कर देता हूँ इसको पेस्ट। ठीक है जी। और इसको थोड़ा सा इधर मूव कर देता हूँ, इधर आ जाओ भाई, तुम इधर आ जाओ। ठीक है जी। अच्छा, अब जरा देखिएगा। 11 आने की प्रोबेबिलिटी 1/36 है, और 7 आने की प्रोबेबिलिटी हमने 6/36 पिछले सवाल में भी कैलकुलेट करी थी। तो 7/36, 7/36 आंसर होगा। ये जीतेगा कब? जब डाइस का सम जो है वो 7 हो या फिर 11 हो। अच्छा, 11 के लिए सॉरी, 2/36 है। तो फाइनल आंसर 8/36 होगा, सिंप्लीफाइड फॉर्म में 2/9। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि हम बहुत सारे सवाल अब कर चुके हैं। अच्छा, अगला है कि इसके हारने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो टू, टू कितनी बार आता है? 1 1 आए तो 2 आता है, यानी कि 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1/36 है। 3 आने की प्रोबेबिलिटी 2/36 है, और 12 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/36 है। तो 4/36 बनता है, और 4/36 सिंप्लीफाइड टर्म में 1/9 होता है, यानी कि ए आंसर होगा 11.45 का। 11.46, गिवन ए ये है, बी है, और ए यूनियन बी इतना है। इफ ए एंड बी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, देन ए इंटरसेक्शन बी इज। अच्छा, अगर नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, है ना? इस तरह से हमने एक चीज पढ़ी थी कि नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में ये होता है। अच्छा, अब इसने आपको जो वैल्यूज दी हुई है, ए की प्रोबेबिलिटी 0.24 दी हुई है, बी की प्रोबेबिलिटी 0.39 दी हुई है। ए एंड बी, ए एंड बी यानी कि दोनों के एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी, उसको यूं भी लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ये हमें नहीं पता। ए और बी यानी कि ए यूनियन बी, इसको ऐसे भी लिखते हैं। इसका आंसर 0.49 मुझे दिया हुआ है।
तो मैं 0.24 प्लस 0.39 उसमें से माइनस करता हूँ 0.49, क्योंकि एक्स सीधे हाथ पर जाएगा तो पॉजिटिव होगा। 0.14 यानी कि 11.46 का आंसर सी होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी और ए इंटरसेक्शन बी देन ए यूनियन बी, यानी कि ऊपर वाला ही फॉर्मूला हम लगा लेते हैं। ऊपर वाले फॉर्मूले के हिसाब से देखो, ये ए और बी को जो है ना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी भी लिखा जाता है, और ए एंड बी को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी लिखा जाता है। तो ऊपर वाला फॉर्मूला ही अगर हम अप्लाई करें तो 0.5 प्लस 0.6 माइनस 0.4 यानी कि आंसर 0.7 होगा। 11.47 का आंसर होगा सी। 11.48 इफ प्रोबेबिलिटी ए, यानी कि किसी के टीवी देखने की प्रोबेबिलिटी 20% है। बी 0.08 यानी कि किसी के मैगजीन पढ़ने की प्रोबेबिलिटी 8% है। प्रोबेबिलिटी सी, अ पर्सन व्यूज अ टीवी शो एंड रीड्स अ मैगजीन, दोनों काम करने की प्रोबेबिलिटी 0.07 है, 0.3 है। देन ए यूनियन बी इज, देखो मिसाल ले लो 100 लोग हैं, तो उन 100 लोगों में से 20 लोग टीवी देखते हैं, उन 100 लोगों में से 8 लोग जो है वो मैगजीन पढ़ते हैं, उन 100 लोगों में से 3 लोग दोनों काम करते हैं। ठीक है ना? तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मुझे ए यूनियन बी ढूंढना है, ए यूनियन बी ढूंढना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि ये नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, यानी कि एक बंदा दो काम भी कर सकता है, वो टीवी शो भी देख सकता है और मैगजीन भी रीड कर सकता है। तो 0.2 प्लस 0.8 माइनस पॉइंट, सॉरी 0.03 है, 0.08 और 0.3 है। तो 0.2 प्लस 0.08 माइनस 0.03 यानी कि आंसर आ जाएगा 0.25। ए आंसर होगा 11.45 का। ठीक है। Events are said to be dash if they have no elements in common. Mutually exclusive events. 11.48 पे थे ना हम, सही है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स बन जाएगा। अच्छा, एक मिनट रुकिएगा, ऊपर वाले आंसर सी सी, ठीक है, ए सही है। अच्छा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के बाद डैश इज दी सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट सैंपल स्पेस। ठीक है, अगले वीडियो में मजीद सवाल